हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज। तो प्रोबेबली एक दो लेक्चर में इस चैप्टर का एंड हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आपका बचेगा आपका चैप्टर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर बचेगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो ऑलमोस्ट हम सारे चीज़ कवर कर लिए हैं। और जो ये तो आपका 12th पार्ट का है, तो हम अगला चैप्टर जो है हमारा रहेगा वो आपका मॉडर्न फिजिक्स रहेगा। और ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म का तो हम बहुत सारे लेक्चर ऑलमोस्ट हम ले लिए हैं, क्योंकि ये 12th का सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन किसी से पूछा जाता है, सबसे लॉन्ग, सबसे वेटेज वाला मतलब अगर कोई चैप्टर है तो वो आपका मैग्नेटिज्म ही है। इसीलिए इसमें हम लोग को बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो गया। कोई बात नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 1991 में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब हम वो प्रॉब्लम लाएंगे जो कि 2000 के पहले पूछा गया है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप। अब तक हम देख लिए हैं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे हम कवर अप पहले कर लिए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फिर से मैग्नेटिज्म का ऑलमोस्ट अब 2-3 लेक्चर में हम इसको ऑलमोस्ट खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न फिजिक्स पे, और थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे 11th पार्ट के टॉपिक को हिट करने का। हालांकि उसमें हम बहुत सारा चीज हिट कर चुके हैं। एक चैप्टर आपका बच गया होगा, वो है आपका वेव, साउंड वेव। साउंड वेव हालांकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पहले कवर अप कर चुके हैं, फिर भी हम उसका रिव्यू जरूर करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे जो चैप्टर है उसका हम क्या करेंगे, रिव्यू सिर्फ करने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, इससे तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ रिव्यू करने वाले हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और आपका थोड़ा सा अगर देखें तो वेव देख लिए हैं, मॉडर्न फिजिक्स पे जिसमें हमको अभी बहुत टाइम लगने वाला है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि हम पहले ही आपको मेंशन कर चुके हैं, एक तो एच.सी. वर्मा बुक, और दूसरा आपका डी.सी. पांडे, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। मतलब इंपॉर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है। अगर आप दूसरे बुक को प्रेफर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रेफर करें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो कंसेप्ट रहे वो आपका क्लियर रहे, चाहे आप किसी भी बुक को प्रेफर करें। तो इससे पहले हम क्या किए हैं, PYQ सीरीज, जो कि मोस्ट अवेटेड सीरीज था, इसमें हम ऑलमोस्ट मोर देन 3000 प्रॉब्लम, जिसको हम अब तक इसमें कवर अप कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हम इसके लास्ट पड़ाव पे हैं। एक आपका मॉडर्न फिजिक्स बचा है, दूसरा ईएमआई पहले भी हम कवर अप कर चुके हैं। तो अभी अब कुछ बड़ा हमारे पास कुछ है नहीं। थोड़ा सा हम 11th पार्ट पे हिट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे अगर ज्यादा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मॉडर्न मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट लोग को, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, मैकेनिक्स। तो इसका 2 वॉल्यूम है डी.सी. पांडे में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे इसके बाद। और रही बात तो ये जो आपका PYQ सीरीज है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे। इसमें अब मैकेनिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 थोड़ा सा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होता है, ये लास्ट में हम देखेंगे। इसमें टाइम अब, क्योंकि इस मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि अप्रैल जो है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अप्रैल में आपका जेईई मेंस का एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट स्लॉट हो या सेकेंड स्लॉट, तो इस मंथ में आपका एग्जाम भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो रही बात में, यहाँ तक आपका एग्जाम चलेगा। और नीट का भी एग्जाम जो कि आने वाला है, नीट का एग्जाम जून में है, 10 जून को है शायद। तो जून में इसका भी है। और आपका जो जेईई एडवांस है उसका भी एग्जाम आपका जून में ही हो जाएगा। तो उससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे और रिव्यू करने का भी कोशिश करेंगे, कि और जो भी कंसेप्ट आपका है, क्योंकि इंपोर्टेंट आप जो भी करें, चाहे आप एच.सी. वर्मा लगा लें, डी.सी. पांडे लगा लें, इंपोर्टेंट सिर्फ आपका क्या है,
कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे जेईई मेंस हो, नीट हो, जेईई एडवांस हो, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हर चीज का एक डेप्थ नॉलेज, क्योंकि अगर हम देखें तो मैग्नेटिज्म पे ही ऑलमोस्ट हम 30 वीडियो अब तक बना चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अब मतलब अगर पीछे वाला का भी ले लें तो बहुत सारा चीज़ तो हम इसमें, जैसे कि ऐसे वर्मा वाला इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आपका 30 वीडियो इसमें ऑलमोस्ट आ चुका होगा। और जो बचा है उसको भी हम आगे कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। सो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो मतलब सीरीज है वो सबसे लंबा दिन चलने वाला सीरीज था, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, 3000 प्रॉब्लम, जिसको हम एक एक करके सारे का कंसेप्ट मतलब क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट को हम इसमें डिटेल एनालिसिस किए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। उसके बाद आप जो भी बुक लगा रहे हैं, चाहे वो DC पांडे हो, एच.सी. वर्मा, या ऐसे ही हवा जैसा उड़ जाएगा, चाहे ये जो आपका जेईई मेंस का, तो जेईई मेंस में तो सिर्फ क्या आता है, फॉर्मूला पुटिंग जेईई मेंस वाले में, नीट वाले में, सब में सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग आता है। तो इंपॉर्टेंट ये जो आपका पूरा अपडेटेड सीरीज था PYQ, इसमें मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा उसको भी हम मतलब लाने का कोशिश करेंगे। और आपका जो भी आपका है, जैसा कि साउंड वेव है, एक दो टॉपिक है जो कि बहुत छोटा छोटा टॉपिक है जिसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सो ये जो मंथ है आपका अप्रैल, तो हम अपना ये जो सेशन है इसी मंथ के अंदर हम इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। सो अप्रैल इज हार्ड लाइन। इसके बाद मतलब आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हम सिर्फ रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। सो ए वायर लूप कैरिंग ए करंट दैट इज I। तो ये जो आपका लूप है जो कि करंट I इसके अंदर फ्लो हो रहा है, करंट I, और ये एक पर्टिकुलर लूप है, इज प्लेस्ड इन XY प्लेन। तो ये जो आपका प्लेन है ये आपका XY प्लेन है। सो ए वायर लूप carrying a current I is placed in XY plane if a particle with charge that is plus Q and mass is placed at the center। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसके सेंटर पे चार्ज प्लस Q चार्ज यहाँ पे हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट क्या किए, पॉइंट चार्ज है तो इसके सेंटर पे हम रख लिए। अब इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये वायर है और वायर किस टाइप से, सर्कल है। अब इसके वजह से, यानी ये जो आर्क प्रोड्यूस हुआ MN के वजह से जो आर्क प्रोड्यूस हुआ, वो जो एंगल सब्सटेंड किया वो 120 एंगल सब्सटेंड किया। आपसे दो पार्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इफ द पार्टिकल प्लस Q चार्ज और उसका कुछ ना कुछ मास होगा इज प्लेस्ड एट द सेंटर P एंड गिवन द वेलोसिटी दैट इज, इसके पास जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी है अलोंग NP, N से P की तरफ, NP अलोंग NP। तो इसके पास जो वेलोसिटी है अलोंग NP, यानी इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है अलोंग NP। फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पहले फोर्स चाहिए। तो फोर्स अगर पता हो तो फोर्स यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, I करंट जो फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से कितना मैग्नेटिक, यानी कि बिल का वैल्यू आप बताइए, मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स का वैल्यू आप बताइए। इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। और अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स पता चल गया तो हम क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट, इट सेज द external uniform magnetic induction, और जिसका वैल्यू आपको ये दे दिया हुआ है, is applied, find the force and torque
फोर्स भी आपसे पूछा है, टॉर्क भी पूछा है। फाइंड द फोर्स एंड टॉर्क ऑन दिस लूप ड्यू टू दिस फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आप इस पे फोर्स भी बताइए, टॉर्क भी बताइए और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बताइए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, दो के वजह से इसमें मैग्नेटिक फोर्स आएगा। एक तो ये सर्कल में जो करंट मूव कर रहा है यानी कि लूप में, तो एक इस सर्कल में ये जो मूव कर रहा है इसके वजह से, और दूसरा mn के वजह से। तो दो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। एक तो ए वायर लूप कैरिंग करंट दैट इज I इज प्लेस्ड इन x बाई प्लेन, तो ये आपका x बाई प्लेन में है। और एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है एंड मास इज प्लेस्ड एट द सेंटर एंड गिवन ए वेलोसिटी v along the direction np. Find the instantaneous acceleration. Find the instantaneous acceleration. तो इसमें अगर हम एक एक करके बात करें तो पहले हम बात करते हैं लूप के वजह से, उसके बाद हम किसके वजह से बात करेंगे, mn के वजह से। सो मैग्नेटिक फोर्स B फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। अब इस लूप का हम कुछ भी नाम दे देते हैं। तो एक तो mn इतना हो गया, तो इस लूप का नाम हम क्या देते हैं, ये तो आपका सर्कल टाइप स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देखिए दो चीज, अब तक मैग्नेटिक फील्ड पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। तो आप सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है इसका दो पार्ट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ऐसा समझिए कि एक सर्कल है, अब उसके सेंटर पे, अब इसके वजह से लूप का अगर हम नाम दे दे तो m, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज डेट O ले लेते हैं, वो तो कोई नहीं है ना, MON, और फिर वापस से m तक पहुंचे, इसीलिए इस लूप का नाम। तो ध्यान से देखिए लूप दोनों हो सकता है। अब इसकी वजह से आप ऐसा समझिए कि एक आर्क है, उसके वजह से उसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, यानी कि P इसका क्या है, इसका सेंटर है। हालांकि इस पे चार्ज प्लस Q है, तो आप ऐसा सोचिए। और ये जो एंगल सब्सटेन कर रहा है, ये जो आर्क एंगल सब्सटेन कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 120 डिग्री। तो इसके वजह से, हालांकि हम आर्क वाले मतलब आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट के वजह से, यानी कि ये जो वायर है इसके वजह से, तो दोनों की वजह से हम निकालेंगे। तो इसके वजह से अगर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप MON, फिर वापस से M, तो इसके वजह से जो कि एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे 120 डिग्री, तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से देखिए, दो के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जैसा कि चैप्टर का ही नाम है मूविंग चार्ज, तो जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब ये रुका हुआ चार्ज, इसके वजह से तो कुछ होगा नहीं, तो जो मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर लूप में, अब इसकी वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर MN। अब MN के वजह से, अब दो ही चीज है, एक तो इस पर्टिकुलर लूप के वजह से, इसमें भी करंट का फ्लो हो रहा है MN में भी। अब यहां से क्या किए हम, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी आपको दिया हुआ है V वेलोसिटी से, इसको हम, एक चार्ज है जिसका वैल्यू आपको प्लस Q है, ए पार्टिकल with charge plus Q and mass is placed at the center P is given with a velocity V naught, और इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो इसके पास V वेलोसिटी है, V वेलोसिटी जिसका डायरेक्शन क्या है, N से P की तरफ।
तो इसकी वजह से। तो पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके वजह से, तो ये एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो कि आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो इसके वजह से, आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत सिंपल है, बहुत बार इस पे हम बात कर चुके हैं। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, क्योंकि ये आर्क है जो कि एंगल सब्सटेंड कर रहा है 120 डिग्री। तो आर्क के वजह से, आर्क आपका कौन सा है, MON, फिर वापस से M। तो ये आपका, इसको आप लूप भी बोल दीजिए, लूप वायर। तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, सिंपली B1। हालांकि इसका वैल्यू अगर हम B1 ले तो क्या हो जाएगा, μ1। अब ध्यान से देखिए, चार्ज दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है इधर हो रहा है, इसके अंदर करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर इस डायरेक्शन कौन सा, ये आपका है, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई करंट I, और वहां से हमको डिस्टेंस भी चाहिए, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, तो I/A। सपोज दैट इसका रेडियस जो है वो A है, इसका जो रेडियस है, अगर हम इस सर्कल का रेडियस हम ले लें, A रेडियस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, μ0/I। उसके बाद हम क्या लिखते थे, अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल सब्सटेंड बाय आर्क ऑन सेंटर। तो ये जो अल्फा क्या है, अल्फा वैल्यू है जो कि उसके सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो यहां पे एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, μ0/4 पाई करंट I, बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, तो सिंपल सा बात है, रेडियस, और अल्फा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 2π/3, क्योंकि इसको अगर पाई में आप कन्वर्ट कीजिए तो ये आपका आ गया क्या, B1। तो ये अभी किसके वजह से आया, तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू MONM, लूप, यानी कि इसके वजह से सिर्फ आया। अब ध्यान से देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड अब हम किसके वजह से निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर MN। अब इसके वजह से, क्योंकि इसके अंदर भी करंट का फ्लो हो रहा है और इसके अपोजिट हो रहा है, तो अगर इसका डायरेक्शन को हम अगर +K ले लेते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये आप इस टाइप से मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन को अगर हम +K ले लेते हैं, तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या क्या हम वैल्यू अब तक बता चुके हैं। जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, dl×r ड्यू टू बायर्स ओवर लॉ। यहां से हम क्या लिखते हैं, μ0/4 पाई I/A, और ये dl×r। तो dl×r से आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो dl×r, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अगर आपका निकालना हो तो dl×b। तो ध्यान से देखिए, dl×r अगर हम करते हैं, dl×r, r क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम, यानी कि r का जो डायरेक्शन होता है, पोजीशन वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होता है, विच इज डायरेक्टेड टू इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो dl×r अगर करते हैं तो ये जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का होता है। बी फील्ड का डायरेक्शन कहीं भी आपको निकालना हो, और dl का जो डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो dl का डायरेक्शन वही हुआ जो करंट का डायरेक्शन हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही हुआ
जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन हो। और अगर हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, बी फोर्स, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंपली डीएल क्रॉस बी। तो जब भी आपको डायरेक्शन का कहीं भी कंफ्यूजन रहे, आप क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा यूज कर लें। अब ध्यान से देखिए, करंट का फ्लो इधर हो रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन इधर है, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इसी प्लेन में है, तो आर किधर है, तो आर डायरेक्टेड हुआ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, तो इसके सेंटर पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से अगर पॉइंट अगर निकाले तो इनिशियल से फाइनल इधर हो गया, तो V क्रॉस B, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अगर इसको प्लस के लेते हैं, अब ध्यान से देख, अब इसके वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर MN। तो आर्क वाला कहानी क्या कहता है कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो म्यू बाय 4, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म जो कि हर जगह चलते रहता है, I बाय ए डिस्टेंस होना चाहिए, और अल्फा क्या है, एंगल सब्सटेन्ड बाय आर्क ऑन सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर। अब आर्क है तो वो किसी न किसी मतलब सर्कल का ही पार्ट होगा, तो सर्कल का पार्ट होगा तो वो सेंटर पे जितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो वो आ गया। तो यहाँ पे 120 डिग्री था तो 120 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू MN। अब MN की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। अब क्या है, ये एक, आप ऐसा समझ सकते हैं, इस पे भी हम प्रीवियस लेक्चर में ही इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए थे कि एक वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, तो उसके वजह से अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है एट द पॉइंट P, ये प्रीवियस लेक्चर में ही इस पे हम काम किए हैं। तो उसका क्या करते हैं, इन पॉइंट को इस टाइप से हम मिलाते हैं, इस टाइप से, और उसके बाद ये जो एंगल हुआ ये आपका क्या हो गया, θ1, उसके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ACW, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में, यानी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये जो एंगल हुआ θ1 और ये एंगल आपका θ2, तो वही है कि एक आप इसको क्या समझ सकते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। हालांकि इसमें तो फाइनाइट है, इसमें हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर। तो ये आपका यहां से आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहां से डील करें तो आपका क्या आ जाएगा, आपका तो आपसे पूछा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फर्स्ट वाले पार्ट में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, तो वो आपका बहुत इजीली आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या क्या आया, तो B1 का वैल्यू आपका आ गया म्यू नोट बाई 4 पाई, करेंट I, उसका रेडियस A, और इसके बीच जो एंगल बन रहा था वो 2π/3, और B2 का वैल्यू, इसको अगर पॉजिटिव के ले लें क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करने का काम करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया। अब किसके वजह से, हमको एक वायर के वजह से, तो यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारेंगे। अब ध्यान से देखिए, सेंटर से कोई भी ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होता ही है। तो सेंटर से अगर इस पे हम ड्रॉ किए और ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये अगर 120 है तो ऑफ कोर्स दिस इज 60 एंड ऑफ कोर्स दिस इज 60। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। क्या, तो जैसा कि इसमें हम लिखते थे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखते थे, म्यू नोट बाई 4π I बाई बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए। सपोज दैट इस पॉइंट को हम ले ले कुछ भी K, तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये आपका क्या हुआ, KP। तो आपको KP का वैल्यू चाहिए। इसमें तो रेडियस हो गया था कि कोई भी सर्कल है तो कोई भी आर्क है तो किसी सर्कल का पार्ट होगा, तो ये आपका जो डिस्टेंस आता है या आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये आपका डिस्टेंस। लेकिन इस बार आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहां पे भी लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो I बाय ए क्या है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन I साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस केस में साइन θ1 θ2 क्या हो जाएगा, सो θ1 का भी वैल्यू वही है। अब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये अगर टोटल 1
120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। θ1 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो θ2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू आपको पता है, तो अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये ए है, ये 60 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ट्रायंगल एम के पी, इस ट्रायंगल में अगर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है के पी का वैल्यू, और हमको पता क्या है एम पी का वैल्यू। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सा बात है, cos थीटा यूज करेंगे। cos 60 का वैल्यू, तो सिंपल सा बात है, बेस इसमें हो जाएगा केपी इसमें बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने का परपेंडिकुलर केपी बाय हाइपोटेनस दैट इज एमपी। तो केपी का वैल्यू यहां से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, केपी दैट इज इक्वल टू एमपी इंटू कॉस 60 डिग्री। अब एमपी का वैल्यू आपको पता है ए कॉस 60। अब ए कॉस 60 का वैल्यू क्या हो गया, a/2। तो ये आपका वैल्यू हो गया, यानी कि जो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, तो अब हम निकाल लेंगे B2 का वैल्यू, यानी कि ध्यान से देखिए, दोनों में करंट का जो फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड ये आपका B1 को अगर हम लें कि अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के तरफ है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो B2 का वैल्यू आपका निकालने के लिए B2 दैट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई करंट आई। बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए था। पिछला बार तो आपका ऑफकोर्स ए आ गया था, इस बार क्या आया, a/2। ये आपका क्या आ गया, केपी का जो वैल्यू है यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया। ये टोटल 120 था, परपेंडिकुलर है तो ये आपका 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया, यानी θ1 दैट इज इक्वल टू θ2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, साइन θ1 तो साइन 60 प्लस साइन 60, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया, तो ये आपका वैल्यू आ गया यहां से म्यू नोट बाई 4 पाई 2i/a, और साइन 60 का वैल्यू यहां से आपका आ जाता है √3/2 इंटू 2 टाइम्स कर लेंगे, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका B2 का वैल्यू आ गया। तो B2 का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली इक्वल टू म्यू नोट। अब दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा, इसीलिए हम बता लिए DL क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स के लिए और DL क्रॉस R, तो सिंपल सा R पोजीशन वेक्टर तो सबके लिए सेम ही होगा। अब दोनों में करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा, सिंपल सा DL का वैल्यू दोनों के लिए क्या है, अपोजिट होगा, क्योंकि एक जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है और ये उसका क्या है, अपोजिट ACW। तो सिंपल सा बात है, आर का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, कहां चाहिए, पी पे चाहिए। आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसके वजह से, तो इसके इस आर्क के वजह से। उसके लिए हम क्या, सिर्फ थीटा हमको चाहिए था, तो 2π/3 लिख दिए, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे, रेडियस ए था, तो यहां से हम निकाल लिए। अब क्या किए हम, इस लंबे वायर यानी कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला कंसेप्ट हम यूज किए। उसके लिए हमको चाहिए क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम सब्सटेंड करते हैं तो एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, तो 120 है, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, बस वैल्यू पुट कर दिए 4π 2i/a, और यहां से 2 से 2 कैंसिल, यहां से √3 आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, पोजीशन वेक्टर सेम है, आर का वैल्यू सेम है, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है ये सेम है, लेकिन डीएल का डायरेक्शन अपोजिट है। और डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, तो डीएल इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट का डायरेक्शन दोनों में एक दूसरे का अपोजिट है, क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, तो एक ACW
एक अगर क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट कर रहा है तो दूसरा ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/a इंटू √3। अब सिंपल सा बात है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, ये आपका 120, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपका ये एंगल अगर यहां से आप निकालते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 120 तो यही हो गया, बचा कितना 60, तो ये आपका 30 बचेगा और ये भी आपका 30 बचेगा। तो सिंपल सा बात है, ये एंगल आपका 30 हो गया, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, अब सिंपल सा बात है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया B1 B2 को। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B। अब एट पॉइंट P पे अगर हम निकालें नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो B फील्ड, तो सिंपल सा बात है B1 माइनस B2। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू किसका ज्यादा होगा, ये तो कांस्टेंट दोनों में है, I/a दोनों में कांस्टेंट है, ये 2√3 है और इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए 2√3, क्योंकि पाई का सिंपली वैल्यू क्या आता है 3.14, तो इसका वैल्यू आपका क्या है 2 पाई, तो यहाँ 6, तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू आपका क्या आ गया 2 और यहाँ से आपका आ गया ये वाला वैल्यू। तो B1 माइनस B2 अगर वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन, अपोजिशन वेक्टर क्या है हमको तो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वो इसी पॉइंट पे P पॉइंट पे ही निकालना था, तो B1 माइनस B2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टॉर्क, फोर्स, तो ये सब हम निकालेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क R क्रॉस F होता है। तो पहले हम फोर्स निकाल लें, फोर्स निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो हमारा क्या फोर्स भी आ जाएगा, टॉर्क भी आ जाएगा, यानी कि सेकेंड वाला क्वेश्चन भी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चार्ज है जो कि आपको प्लस क्यू है और इसको हम क्या किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एन से पी के तरफ। अब हमको बताना है कि फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू आपको पता है कि यहां से V क्रॉस B का वैल्यू ये आपका क्या हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स। तो एक तो बिल वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, BIL, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, और एक जो है Q प्लस Q B क्रॉस B, V क्रॉस B, V वेलोसिटी है और B जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका प्लस K है और ये आपका क्या है माइनस K, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट आपस में करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और हम क्या फिर लगाएंगे प्लस Q, जो कि आपको चार्ज दिया हुआ है प्लस Q V क्रॉस B, V क्या है, V आपका वेलोसिटी है और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, और लास्ट वाला पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क और फोर्स पूछ रहा है, और जिसमें आपको एक चीज हिंट दिया हुआ है कि इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका डायरेक्शन XI के तरफ आपको दिखा दिया है कि X एक्सिस के तरफ। वैसे भी आपको कह रहा था कि ये XY प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन एंड external uniform magnetic induction, that is this is applied, find the force and the torque on the loop of this field। तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया और मैग्नेटिक फोर्स का अगर यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, बी फोर्स का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज है, V क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि दोनों में कॉमन है, I/a। अब ध्यान से देखिए, ये वाला आपका क्या है, ये बड़ा है तो 2√3 माइनस
और यहाँ से आपका वैल्यू अगर निकालें तो ये आपका आ जाएगा -2π/3, 2π/3, और ये आपका आ गया I/A, दोनों में कॉमन था, और यहाँ से आपका क्या है 2π/A। हाँ, तो ये आपका आ गया वैल्यू। तो यहाँ से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका वैल्यू 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो μ0/4π 2I/A, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा √3 π/3। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा +Q V×B, और V का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, along NP, इसका डायरेक्शन NP के तरफ है, यानी कि इधर डायरेक्टेड है। तो अब इसका अगर हम वैल्यू निकाल लें, अब आपको पता है एक्स एक्सिस ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ से अगर हम V का वैल्यू निकाल लें तो V का वैल्यू अगर होगा V, इसका 2 कंपोनेंट होगा, अगर इधर है और ये आपका अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल मतलब ये आपका वर्टेक्स, ये भी अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो दोनों 60 हो गए, यानी कि V cos 60I प्लस V sin 60J। तो यहां से आपका B फील्ड का वैल्यू आ गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका क्या आ गया V cos 60I और V sin 60J इंटू B क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है आपका आ गया μ0/4π 2I/A, और यहां से आपका क्या आ गया √3 - π/3। तो ये आपका आ गया, तो यहां से आपका क्या आ गया फोर्स आ जाएगा, और फोर्स आ गया तो आपसे तो पूछा था कि एक्सेलरेशन बताइए, तो फोर्स अगर आ गया तो उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट में यही आपसे पूछा था कि आप क्या बताइए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए था फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय इट्स मास। तो फोर्स के लिए हम क्या क्या निकालें, पहले हम निकाले इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B1 - B2 आया। अब ध्यान से देखिए 2I दोनों में कॉमन था, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से एक आपका आ गया √3 और एक आ गया π/3। अब ध्यान से देखिए π/3 का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1, और इसका भी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.7 के आसपास आ जाता है। तो दोनों में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका वैल्यू क्लियरली आ गया। अब हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, तो फोर्स क्या होता है, तो B फोर्स का वैल्यू एक तो आपको बिल वाले फॉर्मूला से लाते हैं, और एक लाते हैं +Q अगर चार्ज हो तो V×B। अब यहां से V का भी वैल्यू लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्या था कि इसको V वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट किए, इस पे चार्ज जो कि आपका +Q था, इसको इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन जो है यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो इसका हम दोनों कंपोनेंट निकालें, एक इधर वाला, एक एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। तो यहां से आपका क्या आ गया V cos 60, इसका 2 कंपोनेंट हम ब्रेक किए, V cos 60 और V sin 60, तो दोनों का वैल्यू, तो V का वैल्यू यहां रख लिए, और यहां से आपका क्या आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपका क्या आ जाएगा -K का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ गया B फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ गया। मैग्नेटिक फोर्स जिसका डायरेक्शन क्या है, तो एक चार्ज है जिसका वेलोसिटी ये है, तो उसका 2 कंपोनेंट हम ब्रेक किए, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन ये था, तो इसका एक कंपोनेंट तो V cos थीटा, इधर V sin थीटा, तो दोनों का कंपोनेंट है यहाँ पे हम ले लिए, और यहाँ से क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फोर्स आ गया, मास से डिवाइड कर दिए, और आपका क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप एक्सेलरेशन बताइए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए था B फोर्स चाहिए था, B फोर्स के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, उसके लिए हमको क्या चाहिए था वेलोसिटी का डायरेक्शन भी हमको पता चल गया, डायरेक्शन यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाले, मैग्नेटिक फोर्स निकाले, फिर मास से डिवाइड किए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है पार्ट 1 का।
पार्ट 2 जो कि क्वाइट सिमिलर है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा था मैग्नेटिक टॉर्क बताइए। तो मैग्नेटिक टॉर्क, ध्यान से देखिए, टॉर्क तो वैसे R क्रॉस F होता है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू, यानी कि बी पार्ट भी इसका, इस क्वेश्चन का कमाल का है। तो ए पार्ट में हम क्या क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला हम यूज किए, V क्रॉस बी, तो यहां से हम क्या निकाल लिए, फोर्स निकाल लिए, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सीलरेशन आ गया। अब आते हैं इसके बी पार्ट, जो कि इससे भी कमाल है, उसमें क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, उसमें आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में आपसे पूछा है। तो ऐसे टॉर्क R क्रॉस F होता है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू। तो मैग्नेटिक टॉर्क का ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग था, ये वाला पार्ट तो बस फॉर्मूला पुटिंग है। मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क का ये जो वैल्यू है, ये क्या होता है, M क्रॉस B। तो ये आपका क्या हो गया, टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क। तो M क्रॉस B, और M का वैल्यू यहां से क्या होगा, तो M का वैल्यू जो होता है ये I इंटू ए। अब I इंटू ए क्या है, तो I तो जो कि करंट इसके अंदर मूव कर रहा है, ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसका अगर एरिया आपको निकालना है तो टोटल का ये कौन सा पार्ट है, सिंपल सा बात है कि 120 डिग्री का एंगल है, तो टोटल एरिया का ये 1/3 पार्ट है, पाई ए स्क्वायर। अब इसमें ये वाला एरिया, ये सर्कल वाला एरिया हमको घटाना है। तो सर्कल वाला मतलब ये ट्रायंगल वाला हमको, ये एरिया हमको घटाना है। आपको एरिया ये वाला चाहिए, ये वाला। तो क्या करेंगे, टोटल में इसका एरिया हम घटाएंगे, तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। और यही हमको क्या चाहिए, आई, और आई क्या है यहाँ पे, करंट, करंट इन पर्टिकुलर लूप। तो करंट भी आपका यहां से आ जाएगा। तो यहां से सिंपली इसमें क्या निकालना है, M क्रॉस B, और M का वैल्यू जो होता है I इंटू ए के बराबर होता है, और B जो कि आपको दिया ही हुआ है, B क्या है यहाँ पे, B नोट I। तो बस M क्रॉस B का वैल्यू निकाल लीजिए। यही आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू आप बताइए। तो अगर यहां से एरिया निकालें, तो यहां से अगर हमें एरिया निकालने का बात करें, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसमें हमको निकालना है M क्रॉस B, मैग्नेटिक टॉर्क। तो यहां से M का जो वैल्यू है I इंटू ए के बराबर है। ए क्या है, करंट, ए, और I क्या है, करंट, और ए क्या है, एरिया। अब एरिया, हम ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये वाला एरिया। तो कैसे हम निकालेंगे, तो अगर एरिया की बात करें, तो एरिया के लिए हम करेंगे 1/3 पाई ए स्क्वायर। अब इसका टोटल एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब उसका 120 डिग्री एंगल है, यानी कि 1/3 पार्ट है, तो ये हो गया। सो इसके अंदर अब ये वाला ट्रायंगल वाला एरिया हमको घटा देना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको ये एरिया चाहिए, ये वाला। किसके वजह से, आर्क के वजह से ये जो एरिया आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, तो ये कहां से निकालेंगे, तो टोटल में ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। अब ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया के लिए इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, और उसको क्या आता है 2 टाइम्स कर लेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हुआ 1/2, हाइट क्या हुआ, अब सिंपल सा बात है, हाफ, बेस ये हुआ। अब इसमें हम और क्या लगा सकते हैं, इसका 2 टाइम्स कर लेंगे, तो ये आपका आ गया हाफ बेस इंटू हाइट। और ये आपका a है, ये आपका a/2 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, √a² माइनस a²/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3a²/4। तो इसका लेंथ आपका क्या हो गया, रूट अंदर है, तो ये आपका क्या होगा, √3/2a। तो इसका हो जाएगा √3/2a।
अब इसका हमको क्या करना था, 2 टाइम्स भी करना था, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका एरिया सिंपली आ गया पाई a² / 3 माइनस, और यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा a² यानी कि √3/4, ये आपका वैल्यू आ गया। तो एरिया का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ जाएगा a², कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से π/3 माइनस √3/4, तो ये आपका आ गया एरिया का वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, m क्रॉस b, ये आपका टॉर्क आ गया। तो m का वैल्यू क्या होता है, I × a, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, a, एरिया वेक्टर क्या आ गया, तो ये आपका a² π/3 माइनस √3/4, ये आपका आ गया। अब क्या करते हैं, m क्रॉस b, b क्या है, b × I, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डॉट ब्रैकेट निकाल लेंगे, और ये आपका क्या आ जाएगा, टॉर्क का वैल्यू। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर ही रह जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा π/3 माइनस √3/4 क्रॉस b × I, ये आपका x एक्सिस की तरफ है। और एरिया वेक्टर जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 मतलब 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, IA² π/3 माइनस √3/4, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे b × I, ये आपका क्या हो गया, टॉर्क का, ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका डायरेक्शन आप क्या ले लेंगे, k, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, k क्रॉस I, और k क्रॉस I का वैल्यू क्या होता है, j। कैसे, तो इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सर्कल वाला, I j और k, तो I × j दैट इज k, j × k दैट इज I × j, तो इस टाइप से क्लॉकवाइज सेंस में इस टाइप से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। और यहाँ से हमको क्या निकालना था, k × I, तो k × I का वैल्यू क्या हो गया, j हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन आया किसका, मैग्नेटिक टॉर्क का, वो क्या आया, j डायरेक्शन में। तो इस पे अगर पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यानी कि नेट फोर्स इस पर्टिकुलर लूप पे कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन लूप विल बी जीरो, यानी कि इस पे नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, 0 होगा। सो इट्स ए अमेजिंग प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन JEE 1991 विथ 8 मार्क्स। इसमें हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, चाहे वो आपका आर्क के वजह से हो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के वजह से हो, मैग्नेटिक टॉर्क के वजह से हो, फोर्स के वजह से हो, एक्सेलरेशन के वजह से, मतलब एक क्वेश्चन, इसीलिए PYQ सीरीज को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी बुक का क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंस हम PY, तो एक क्वेश्चन में आपको हर चीज सीखने को मिल गया कि एरिया वेक्टर जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, आई करंट इसमें मूव कर रहा है, नेट फोर्स क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, तो B1 माइनस B2 किए, यानी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैग्नेटिक फोर्स हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो Q V क्रॉस B, यानी एक क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसीलिए PYQ इज मोस्ट अवेटेड सीरीज फॉर ऑल JEE एस्पिरेंट्स।